नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे मैं फिर इसको नहीं चलने दूंगा, ऐसे ये सही नहीं है। ठीक है। हाँ तो शोएब आपको डाउट है तो डाउट पूछो ना, आपको ग्रुप में मैंने बोला ही था। मैंने शोएब मैंने सबको बोला है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप इधर टेक्स्ट बेस्ड या वॉइस रिकॉर्डिंग में ग्रुप में आपको हैशटैग डाउट के साथ पूछ देना है। ठीक है, आप उसमें वहाँ पे ग्रुप में अपने डाउट्स को भेजिए, और जब बेसिकली जब भी मुझे टाइम मिलेगा या फिर जब भी मुझे वो होगा, नहीं डाउट सॉल्व हम लाइव क्लासेस में नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा उससे। ठीक है, कोई भी डाउट सॉल्व हम लाइव सेशंस में कभी भी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है उतना। ओके, क्योंकि हमारे पास सैटरडे संडे होता है, 2 दिन होता है ओनली वीक में, और उस 2 दिन को हम जितना मोस्ट यूज़ कर पाए उतना ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा हो सकता है आपको बीच में मे भी एक सेशन आपका ओवर, मतलब बीच में प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है एक सेशन के लिए, एक सैटरडे संडे का, ड्यू टू समथिंग, वो मैं बताऊंगा। इसलिए थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके मतलब बढ़िया से चलना है, टाइमिंग को मैनेज करते हुए। ठीक है, शोएब आपका जो भी डाउट है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैशटैग डाउट के साथ या तो वॉइस रिकॉर्डिंग से या तो टेक्स्ट, जो भी आपकी मर्जी है वैसे करके भेज दीजिए। ठीक है, वहाँ पे मेरे को जब भी टाइम मिलेगा, या अगर मेरे को डाउट सेशन जो फ्राइडे को होता है उसके पहले भी मतलब ऐसा होगा तो मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा सॉल्व, या फिर उस दिन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डाउट सॉल्व जरूर होंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपका डाउट सॉल्व, जो आप पूछोगे उसका आंसर जरूर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अब आंसर ही नहीं मिल रहा है, या फिर लाइव में नहीं किया तो वहाँ पे भी नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो, बाकी तो बाकी तो ठीक है। अब मुझे बताइए, विवेक दास, यू देयर? विवेक दास, माइक ऑन कीजिए। हाँ विवेक, विवेक कुकीज़ के बारे में आपने पूरा पढ़ा था ना? मतलब मैं पढ़ा नहीं, मैंने तो पढ़ाया था। सुबह वाले से पढ़ने से मतलब, मैंने पढ़ाया था ना सामने, आप तो प्रेजेंट तो थे ना। हाँ तो बस हो गया, प्रेजेंट थे तो आपने क्लास में तो पढ़ा ना भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्लास में तो आपने पढ़ा, बाद में रिवाइज किया या नहीं किया वो मैं नहीं पूछ रहा। अच्छा 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 अच्छा, ये इशू है। सही है, अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं मतलब आप वो हीरोपंती वाली चल रही थी, मुझे लगा कहीं तुम थोड़ा पूछा जाए क्या हीरोपंती चल रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है विवेक, ओके, कोई कोई इशू नहीं है। शशांक पांडे, यू देयर? हाँ अभिषेक, कोई बात नहीं, तुम वाइवा के बाद ज्वाइन कर सकते हो, बट रिकॉर्डिंग से उतना तुमको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी शशांक, वेब सर्वर आपको 500 एरर दे रहा है। ठीक है, किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, आपको 500 स्टेटस कोड का एरर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? हम्म, हाँ मतलब ठीक है, उसका मतलब इंटरनल सर्वर एरर का मतलब क्या है वो? अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल दीजिए। ठीक है, हेलो राम राम। राम जी, यू देयर? किधर हैं? ये तबीयत खराब है? अरे राम जी, तबीयत आपका खराब हो गया? राम जी का कैसे तबीयत खराब हो गया? राम जी का बोलिए। ठीक है, आप आराम कीजिए। वेद प्रकाश मौर्य, माइक ऑन। अरे माइक क्यों नहीं ऑन करते तुम लोग? मैं जब बोलता हूँ तो फटाक से माइक ऑन करो ना, 2 मिनट में इतना टाइम लेते हो। कोई अविनाश, कुछ अविनाश माइक ऑन करोगे कि रिवाइज नहीं किया? तो ये भी, नहीं नहीं अविनाश में बोल रहा था, अविनाश। अ, लो, अविनाश का भी तबीयत खराब है, राम का भी तबीयत खराब है। चलो बढ़िया है।
सायन 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 एक वेब सर्वर है, तो आपको 302 का एरर दे रहा है। आपको 302 का मतलब एरर नहीं दे रहा है, स्टेटस कोड आपको 302 का मिल रहा है रिस्पॉन्स हेडर में। मतलब क्या हुआ उसका? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता बोल दो, बोल दिया करो नहीं पता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोहित गर्ग। हाँ मोहित बताओ। हाँ 302 कंफर्म नहीं है ना? ठीक है। कुणाल कुछ एनी आइडिया कुणाल? Yes, sir. 302 is redirect to other server. ओके। Temporarily enable revert होके मतलब टेम्पररली करता है राइट? नहीं temporarily मतलब 302 में जो रिडायरेक्ट होती है दैट दैट इज टेम्पररी और परमानेंट? टेम्पररी होता है ना, तो हम्म, मतलब टेम्पररी राइट। अच्छा ये नोट्स देख रहे हो? नोट्स देख रहे हो? नोट्स देख रहे हो अपने? मतलब अरे मैं पूछ रहा हूँ, नोट्स देख के बताया क्या? मुझे हाँ सामने खुला होगा। चलो अच्छा लोग जो ये हेडर है, कौन सा हेडर होता है जिसके अंदर ये स्पेसिफाइड होता है यूआरएल? जो हमारा हेडर कौन से नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन से हेडर में ये स्पेसिफाइड होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स हेडर है जिसमें कि ये यूआरएल स्पेसिफाइड होता है कि किस पे रिडायरेक्ट होना है? समझ गया माइक, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी दूर से आई तो मैं समझ गया तुम्हारा मुंह कहीं और है देखने में, तो फिर तुम बोले कहीं और। हाँ ठीक ठीक है, चलो ठीक है। ओके देखो तुम लोग आंसर करो वो दैट इज़ फाइन, बट मैं चाहता हूँ कि बिना देखे। ठीक है माइक म्यूट कर लो। बट मैं सबसे आई एम टेलिंग एवरीवन कि आप जब आंसर करो तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि यू डोंट सी द लाइक नोट्स। तो हाँ नहीं नहीं, मैं आई एम टेलिंग एवरीवन कि मैं जो भी बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या बहुत लोग नोट्स से भी करते हैं। तो आप लोग नोट्स देख के बोलोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो खैर मैंने एक एक लाइन ही लिखा दी आपको, तो फिर वो तो खैर दिखेगा ही वहाँ पे। बट बट खुद से बोलो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। एंड दूसरी चीज़ ये हो जाती है गाइस कि आपका अगर आपको आंसर नहीं पता लेट सपोज, तो इसमें कोई वो मतलब शर्म वाली बात नहीं है कि आंसर मैं इतने लोगों के सामने आंसर नहीं दे सकता वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचने का है। ठीक है, आराम से आप बोल सकते हो कि नहीं आता। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि यू शुड कवर द सेशन थ्रू रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स देने के पीछे मोटिव यही है, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं आपको इंस्टेंट तुरंत अब तुरंत रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही सेशन एंड होता है उसका कुछ देर तक कुछ करने का मन नहीं होता, ऐसे लगता है कि आराम से चुपचाप शांति से बैठे रहो। तो फिर भी मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसको अपलोड कर रहा हूँ, फिर उसको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो रही है। तो आपका भी थोड़ा सा मतलब फ़र्ज बनता है कि आप उसको थोड़ा सा कवर अप कीजिए। ठीक है, देन बढ़िया रहेगा। नाउ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और करूँगा मैं, एंड ये क्वेश्चन जो है मयूरेश से करूँगा मैं। मयूरेश यू देयर? मयूरेश एच के जो 3 ऑथेंटिकेशंस थे नॉर्मल से, जो बेसिक मतलब जो 3 ऑथेंटिकेशन मैंने बताए थे वो कौन कौन से थे? देखो अब ये नहीं बताओगे, ये तो नोट्स देख के बता दोगे तो अलग बात है। बट अगर आपको पता होता तो आप तुरंत इंस्टेंटली आंसर करते, मतलब यू कुड बी आंसरिंग इंस्टेंटली। तो अगर थोड़ी देर बाद बताओगे तो मैं समझूंगा कि नोट से आपने बताया, तो मैं आपको उसका खुद का आंसर मानूंगा ही नहीं। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, याद रखो। और मैंने पहले ही बोल रखा है गाइज कि मेरे दिमाग में सिर्फ वही स्टूडेंट्स रहेंगे लास्ट तक, टिल द एंड ऑफ 6 मंथ्स, जो रियली में परफॉर्म कर रहे हैं, रियली में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बस बात खत्म। नहीं तो बाकी लोग मेरे दिमाग में रहेंगे ही नहीं, ये श्योर है। हाँ अब आपकी कोई
बहुत प्रॉब्लम है यार, कुछ इश्यूज हैं, चलो एक दिन एब्सेंट भी हो गए हैं या सेशन नहीं लिया, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग से कवर तो करोगे ना। सेशन नहीं लेना दैट इज डिफरेंट थिंग। एंड बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सेशन अटेंड मान लो 2-3 छूट गया उनका किसी वजह से, किसी शादी की वजह से, किसी फंक्शन की वजह, किसी भी वजह से, और वो सेशन जब छूट गया उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग से कवर अप करके और वो करंट जो लाइव में आ रहे हैं उनसे भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। टोटल टोटल A to Z आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करना है ये आप खुद देखिए, खुद समझिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, एक मोहम्मद शोएब, यू देयर? मोहम्मद शोएब, आपके दो दो आईडी से आप ज्वाइन हो क्या? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं कंफर्म हो रहा था। अच्छा बताइए, एस टी टी पी जो हेडर्स मैंने बताए थे आपको, एस टी टी पी हेडर्स, हाँ, उसमें कोई भी दो जनरल हेडर्स के बारे में बताइए। कोई भी दो जनरल हेडर्स के बारे में बताइए, कोई भी दो जनरल, मतलब वो क्या करते हैं? चलिए हटाइए वो बात, हटाइए, ये तो गलत हो गया। दूसरा, अब मैं सिंपली क्वेश्चन करता हूँ, कंटेंट टाइप जो हेडर होता है हमारा एस टी टी पी जनरल हेडर के अंदर जो आता है, उसका मतलब क्या होता है? कंटेंट टाइप हेडर क्या करता है बेसिकली, इसका काम क्या है? हम्म, टाइटल होता है कि मैसेज बॉडी बताता है तो पोस्ट कंटेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, माइक म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, अब इन्होंने भी अभी नोट से ही देख के बोला, एकदम 110% श्योर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब जनरल हेडर्स के बारे में दो नहीं पता तो कंटेंट टाइप के बारे में कैसे बताया, मैं यही सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, नोट से देख के बताया शोएब, ठीक है, बट ट्राई टू लाइक रिवाइज एंड दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। दिमाग में नहीं बिठाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। नोट से देख के कोई भी बता सकता है, दिमाग में बिठा लोगे ना तो वो ज़िंदगी में लाइफ टाइम तुमको याद रहेगा। इंटरव्यू वगैरह भी फेस करोगे ना तो इंटरव्यूअर को काफ़ी, मतलब देखो, अगर तुम किसी एक जैसे जनरल एक किसी कंपनी में जाते हो, किसी भी कंपनी में जनरल, तुम्हारा पोस्ट क्या है उससे अभी फ़िलहाल हम उस पर नहीं जाते, लाइक तुम कौन से सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, इंजीनियर हो, या रिसर्चर की पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर जीरो डे पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम उनको इम्प्रेस कर सकते हो अपने कोर लेवल की नॉलेज से। कोर लेवल की, जैसे 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 क्या हुआ ना, उन्होंने कोई एक वर्ड बोला इंटरव्यू में। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने, वो तुमसे पूछेंगे कि जनरल हेडर क्या में क्या क्या होता है या कंटेंट है। उन्होंने किसी तरीके से उनके क्वेश्चन में कहीं पे भी तुमने कंटेंट टाइप सुन लिया, मान लो लेट सपोज, ठीक है, कहीं भी सुन लिया, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ही पूछ रहे हैं, अब कंटेंट टाइप सुन लिया, तुम्हारे दिमाग में रहेगा कंटेंट टाइप ये जनरल हेडर में, जनरल हेडर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, जनरल हेडर्स मतलब एच हेडर्स। तो तुम थोड़ा सा घुमा के उनको ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भैया मुझे कंटेंट टाइप क्या होता है वो भी पता है, ये जनरल हेडर्स में आते हैं, एच हेडर्स में आते हैं, क्लाइंट बेसिकली जो हमारा क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करता है उसमें ये दिखता है इस तरीके। तो वो तुमको उनको विजुअलाइज करा सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है, तो उनके उनको ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो अगर जॉब वगैरह करनी है तो। जॉब नहीं करनी है तब तो किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर खुद के लिए करो जो करना है। ठीक है, चलो। अच्छा भैया, तो एक क्वेश्चन है नमन से। नमन, यस सर। नमन, पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड बेसिकली क्लाइंट की तरफ से होता है या सर्वर की तरफ से, मतलब क्लाइंट पोस्ट मेथड यूज कौन करता है, सर्वर या क्लाइंट? सर क्लाइंट करता है। पोस्ट मेथड क्लाइंट करता है। यस। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सर्वर कौन सा मेथड यूज करता है? चलो ठीक है, इस यश परवाल बताइए। हाँ यश बताइए। नहीं पता, ठीक है। काडी, काडी, डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ सर। ओके, मनाशा, आइडिया?
सर्वर साइड ओनली है ना, ठीक है। और क्लाइंट कौन यूज करता है? गेट मेथड यूज करता है, ओके, ठीक है। श्याम सिंह आप बताइए। श्याम सिंह सेम क्वेश्चन। पोस्ट मेथड नॉर्मली हम कहते हैं पोस्ट मेथड काम एक्सेल मेथड यूज करते हम्म हैं, हमने सर्वर यूज करता है ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट। पोस्ट मेथड सर्वर यूज करता है, राइट? अच्छा ठीक है। और कोई आंसर करेगा इसका जो मैंने क्वेश्चन पूछा? और कोई आंसर करेगा? विवेक बोलिए। अच्छा ठीक है, चलो झील बोलिए। हेलो हाँ झील। सर, पोस्ट मेथड क्लाइंट बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अभी तक अभी यही एक करेक्ट आंसर था। अभी तक आपने जितने लोगों ने आंसर किया उसमें से एक करेक्ट आंसर यही था, बाई द झील। एंड आशीष भी बोलना चाहते, बोलिए आशीष। हम्म देखो अनंत कुमार बताइए, बताओ बताइए आनंद। हम्म ठीक है। सबसे पहले तो यही 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 से बात आती है कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्लियर क्यों क्यों होना चाहिए एंड क्यों खुद का सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट है। नाउ यहाँ पे जब मैंने पूछा कि पोस्ट मेथड कौन यूज़ करता है, लाइक, तो आपने बोला क्लाइंट या सर्वर या वटेवर। सबसे पहली बात है कि ऐसा कहीं भी ऐसा कहीं भी कुछ भी नियम नहीं है कि गेट और पोस्ट को कोई एक स्पेसिफिक क्लाइंट या सर्वर ही सिर्फ यूज़ करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि सिर्फ क्लाइंट ही यूज़ करेगा गेट को और सिर्फ सर्वर ही यूज़ करेगा गेट पोस्ट को, या फिर इसको पोस्ट गेट को सर्वर यूज़ नहीं कर सकता। बट सर्वर गेट को यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि पहली चीज़, गेट मेथड में जो हमारा जो डेटा जाता है बेसिकली, वो डेटा आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो, आप डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। अनसिक्योर डेटा होता है, डेटा इज नॉट इनकोडेड, सिक्योर नहीं होता है। एंड दूसरी चीज, गेट मेथड जो होता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए स्पेशली होता है, स्पेशली टू रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट करना हमारे क्लाइंट का काम है। सर्वर कभी भी जनरल केस में रिक्वेस्ट नहीं करेगा। सर्वर कभी भी जनरल केस में रिक्वेस्ट नहीं करेगा अंटिल इट मेड इनटू अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। जब तक ये क्लाइंट में नहीं चेंज कर देता, लाइक सर्वर को अगर आप क्लाइंट की तरह यूज करने लगे तो अलग बात है। एक सर्वर दूसरे सर्वर के लिए क्लाइंट हो सकता है, तब वो रिक्वेस्ट करेगा। जैसे एक सर्वर है, उसको दूसरे सर्वर से कोई सर्विस चाहिए, तो वो एज अ क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा उस सर्वर से, तो वो सर्वर भी क्लाइंट हो जाएगा। तो उस केस में वो सर्वर नहीं रहेगा, क्लाइंट रहेगा। तो उस केस में वो गेट का यूज कर सकता है, बट क्योंकि गेट इज नॉट सिक्योर, द डेटा इज बिंग शोन डायरेक्टली एंड वो देख सकते हैं उसको, उस पे MITM वगैरह आराम से कर सकते हैं, मतलब दिख जाता है डेटा, सीधी सीधी बात है, स्ट्रिंग्स के तौर पे। तो वो सिक्योर नहीं है। तो सर्वर कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो सिक्योर, वो क्लाइंट का ही काम है। क्लाइंट ही अनसिक्योरली सिक्योरली दोनों काम करता है। सर्वर हमेशा चाहेगा कि वो सिक्योरली डेटा डिलीवर करे, सिक्योरली डेटा रिक्वेस्ट करे, कुछ भी करे। तो गेट मेथड वहां पे यूज होता ही नहीं है। गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, ऑप्शंस जो भी मैंने बताया, ट्रेस बताया था, कनेक्ट बताया, ये सारे मेथड्स हैं, HTTP मेथड्स, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कनेक्ट करने का मेथड है ये। बस बात खत्म। हम बस कनेक्ट करते हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो गेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यही बात आती है पोस्ट की। तो पोस्ट का यूज बेसिकली डेटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, डेटा।
तो डेटा को सेंड यार कौन करता है जनरली? रिक्वेस्ट में हमारा क्लाइंट करता है कई बार, तो क्लाइंट भी पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज करता है और डेटा को सेंड सर्वर भी करता है। तो जब डेटा सेंड करने की बात आ रही है तो डेटा सेंड क्लाइंट भी करेगा, सर्वर भी करेगा, सीधी सीधी बात है। रिक्वेस्ट सिर्फ क्लाइंट करेगा, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा आप, इसको थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा। रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा तो गेट का यूज कर रहा है, बट रिस्पॉन्स यानी डेटा सेंड क्लाइंट भी करता है। लाइक अगर कोई आप अपलोड कर रहे हैं तो इफ यू आर अपलोडिंग समथिंग यू आर सेंडिंग द डेटा टू सर्वर टू अपलोड इट, तो वहां पे डेटा, तो वहां पे पोस्ट मेथड यूज हो सकता है। अगर कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, यूजर क्रिएशन कर रहे हैं, तो वहां पे आप कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो पोस्ट मेथड दोनों यूज कर सकता है, ठीक है। पोस्ट मेथड की कुछ अपनी खासियत है, कुछ अपनी लाइक फीचर्स है जिसके कारण इसको ज़्यादातर सर्वर्स जो है इसको यूज़ करते हैं और क्लाइंट्स भी अब प्रीफर करते हैं पोस्ट में। जो भी एपीआई कॉल्स होती हैं, जो हम एपीआई के थ्रू जो भी हम डेटा लेने की कोशिश करते हैं, जो कि एपीआई के बारे में मतलब अगर नहीं पता तो सिंपल अभी इतना जान जाओ कि एपीआई का मतलब होता है, एपीआई एक इंटरफेस है, गेटवे है बेसिकली, और उस गेटवे के थ्रू आप कोई भी तरह की सर्विस जो है, किसी भी तरह के सर्विस के लिए आप बोलते हो और वो सर्विस आपको मिलती है, या कोई भी आप डेटा आपको चाहिए, वो डेटा आपको, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको उस एपीआई के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। कोई भी सर्विस उस एपीआई के थ्रू मिल जाती है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो भी होते हैं, ठीक है, इनको कैश नहीं किया जा सकता, मतलब कैश नहीं होते हैं, इनका कोई हिस्ट्री नहीं बनता है, आप इनको लाइक बुकमार्क करके नहीं रख सकते, कोई फायदा नहीं होगा, वापस से रीसेंड करने को मांगेगा, क्योंकि एक बार ही डेटा जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, एक बार ही जाता है खत्म हो जाता है, वापस से अगर कीजिएगा तो वापस से वो रीसेंड करने का बोलता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, अगर आप बैक बटन क्लिक करते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, एक बार जो रिक्वेस्ट गया उसके बाद खत्म हो रिक्वेस्ट, या एक बार जो रिस्पॉन्स है वो खत्म, तो अब है ही नहीं, इसका मतलब वापस से भेजना पड़ेगा आपको रिक्वेस्ट को, तो बोलता है रीसेंड करने के लिए, कंफर्मेशन रीसबमिट करने के लिए, ऐसा कुछ करता है, ठीक है। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में कंटेंट लेंथ जो होती है, या फिर डेटा लेंथ बोल लो, कंटेंट लेंथ बोल लो, जो भी है, इसकी कोई लिमिटेशंस भी नहीं होती है। तो उस केस में आपका ये थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है बाय द गेट मेथड। दैट्स वाई जो है हमारे भैया गेट मेथड को क्लाइंट यूज करता है, पोस्ट मेथड को क्लाइंट और सर्वर दोनों यूज करता है। यही एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको आंसर करना था, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलता है। नाउ शिवम, शिवम माइक ऑन कीजिए। एक सेकेंड शिवम, हाँ शिवम, शिवम मुझे सर्वर पे कुछ मान लो मैंने एक सर्वर को हैक कर लिया, ठीक है, मैंने सर्वर को हैक कर लिया, लेट सपोज आई गेन्ड एक्सेस टू द सर्वर, बट मुझे ये नहीं पता कि वो सर्वर पे मैं कुछ आर्बिट्री फाइल या कुछ अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ट्राई करना चाहता हूँ कोई फाइल अपलोड करने का, तो ये कैसे अपलोड करूंगा मैं, कौन से मेथड से करूंगा, कौन से एचटीटीपी मेथड का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे? गेट, वाह, सही, एकदम सही आंसर है। शिवम दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, थोड़ा एक बार और ट्राई करो, चैट में कोई नहीं बोलना कुछ भी, एक बार और ट्राई करो, एक और चांस देता हूँ मैं। अरे तो ट्राई तो करो यार। चलो ठीक है, मैं समझ गया, नहीं मालूम तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन करो शिवम, तुम्हें भी मैं बोल रहा हूँ, बाकी सबको, मैं सबको इसलिए तो बोल रहा हूँ यार, ये सिर्फ बात शिवम की नहीं है, बात सबकी है भाई। तुम लोग को लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोगों को कि रिवाइज करो बच्चों की तरह, तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ भाई, अपने लिए नहीं बोल रहा, तो उसकी टेंशन मत लिया कर। एंड अविनाश बेहरा, आपको तो स्पेशली रिवीजन और स्पेशली आपको रिकॉर्डिंग्स के थ्रू होके जाना है, क्योंकि आप, मुझे पता है सारी चीज़ें, तो आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे तभी तो सीखोगे ना। अब इग्नोर करोगे, इधर उधर करोगे, तो कहाँ सीखोगे अविनाश? अगर मैंने, लेट तुमको लगता है कि मैंने कुछ किया है, लेट सपोज तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भी मुझे करके तो दिखाना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट करो वो चीज़, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट वो चीज़ करो प्लीज़, ठीक है। अब ये आ, इसलिए देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ शिवम या बाकी जो भी लोग हैं, कि आप लोग कभी भी डोंट फ्लाई इन द स्काई,
अब हिंदी में ठीक नहीं लगता है, डोंट फ्लाई इन द स्काई। बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक, बहुत बड़ी बड़ी कंसेप्ट को लेकर बैठ जाते हो पढ़ने, ये वो फलाना ठिकाना। बेसिक्स तो क्लियर कर लो, बेसिक्स क्लियर कर लो। और बेसिक्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेसिक क्लियर हो गया? आपको पता है ये चीज़? इसका बहुत सिंपल तरीका है, जब आप किसी और को बता पाओ, किसी और को पढ़ा पाओ, समझो कि आपका बेसिक क्लियर। किसी और को अगर पढ़ा पाओ, लगे आपका कोई भाई है, कोई बहन है, आपके घर में कोई भी हो, या आपके दोस्त ही है, आप उसको बोले भाई सुन सुन, मैं ना मैं HTTP मेथड्स के बारे में बताता हूँ तुझको, गेट और पोस्ट के बारे में, देखिए ये चीज़ें होती है। अगर आपने सब कुछ एकदम बिना देखे एकदम धड़ल्ले से बताया, उसको समझ में आएगी नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अंदर से लगना चाहिए कि सही है, सही बोल रहे हो। सब कुछ सही कर लिया, बाद में मिक्स मैच कर लो, अगर सब कुछ सही है, इट मीन्स योर रिवीजन, योर जो भी आपकी मेमोराइजिंग करने का वो है, सब कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने ये चीज़ बताई तो थी, सिंपल सी चीज़, फिर भी आपने नहीं बोला। ठीक है यश बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या? पुट मेथड होता है, ठीक है चलो, ओके, हाँ सही है, करेक्ट। पुट मेथड होता है, सिंपल सा ये मेथड था। चलो ठीक है, माइक माइक ऑफ करो बाकी लोग। चलो अपनी पेन कॉपी फटाफट निकालो जल्दी से, जो एक हमारा एक्सेस कंट्रोल है उसको ख़त्म करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्योंकि एक्सेस कंट्रोल के बाद हमारा जनरली प्री हैकिंग वाला जो टॉपिक्स है, जो प्री हैकिंग फेज टॉपिक है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं, मैं वो कर दूंगा अभी, क्योंकि हम बहुत टाइम से, बहुत सेशन से हम अभी प्री हैकिंग वाले फेज में चल रहे हैं। लाइक इस फेज का कोई नामो निशान नहीं था डिप्लोमा में। लाइक डिप्लोमा में मतलब मैंने कहीं भी ये चीज़ मेंशन, या तो मैं कराने वाला भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बट मैंने थोड़ा चेंज किया डिप्लोमा के आपके जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो मैंने कंटेंट दिया है वो तो वैसा ही है, उसके अलावा कुछ एडिशन किया है मैंने। तो उस एडिशन में मैं ये सब चीज़ें आपको करा रहा हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें मैं इतनी अगर उससे करा रहा हूँ, मतलब टाइम दे के थोड़ा सा वो करके, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कवर अप करके और आप उसका रिटर्न मुझे दो। मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट हो, 10th के हो, 12th के हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। अगर आपको, क्योंकि आपने डिप्लोमा ज्वाइन किया है, तो आप डिप्लोमा ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया, आपने कुछ करना है तभी किया है। ठीक है चलो ओके देन मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। ओके, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। और जो ऑनलाइन टाइप करेंगे प्लीज़ थोड़ा भेज दीजिएगा चैट में यार, आपके ही बैचमेट्स की हेल्प हो जाती है। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बेसिकली यूज़र हैंडलिंग, जो हमने पढ़ा था यूज़र एक्सेस हैंडलिंग, तो उसमें हमने ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट का देखा था। एंड एक टॉपिक जो मैंने बोला था कि वो रह जाता है, वो हमारा एक्सेस कंट्रोल, उसको हम देखते हैं बेसिकली एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ राइट इट डाउन। एवरीवन रेडी? ठीक है, चलिए आप इसको लिखिए। इट इज द फाइनल स्टेप, इट इज द फाइनल स्टेप, it is the final step in handling the user access. It is the final step in handling the user access. ठीक है, it is a process by which, it is a process, it is a process by which, by which users can, users can
It is a process by which users can access resources or information on a system. Resources and information on a system. On a system. On a system. ठीक है. Access control mechanism. Access control mechanism. Can identify authenticate and authorize the users. ठीक है. The users. ठीक है. मतलब एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या कर सकता है, एक यूजर को आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है. ठीक है. और कैसे करेगा ये, तो उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन एंटिटीज. उसके थ्रू कर सकता है, ऑथेंटिकेशन एंटिटीज के थ्रू. अब ये ऑथेंटिकेशन एंटिटीज में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपका क्या होता है, एक सेकेंड, आपका पासवर्ड हो गया बेसिकली. आपका फिंगरप्रिंट हो गया. आपका OTP हो गया. ठीक है. उसके बाद आपका कार्ड हो गया, कोई कार्ड है, अगर आपके पास कोई कार्ड है, एक्सेस कार्ड वगैरह जो होते हैं वो हो गया. सीक्रेट की हो गई, सीक्रेट की के थ्रू कर सकते हैं ये. ठीक है. उसके बाद आपका जो पाम प्रिंट होता है वो हो गया. पाम प्रिंट ऑथेंटिकेशन भी कई जगह पे होता है, लाइक आपके पाम की ऑथेंटिकेशन होती है वहाँ पे, वो हो गया. आपका लाइक यू कैन से रेटिना स्कैन, जो आजकल फेस लॉक में यूज़ हो रहा है आजकल, तो रेटिना स्कैनिंग भी हो गई आपकी, इसके अंदर आ जाता है. पिन आ जाता है आप इसके अंदर. तो बहुत से जितने भी आपके ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं, जितने भी, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं. इन सब का यूज़ करके जो है एक्सेस कंट्रोल्स क्या करती हैं, आइडेंटिफाई, ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज करती हैं यूजर्स को. बस. ठीक है. आप देखो एक्सेस कंट्रोल्स में गाइज, एक्सेस कंट्रोल्स में दो तरह के एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, दो तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है. तो एक जो होता है वो तो होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में AC लिख रहा हूं. दूसरा जो होता है वो होता है लॉजिकल AC एक्सेस कंट्रोल. ठीक है. अब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की जरूरत क्यों है, ये जरूरत है कंपनीज के लिए, उनके प्रेमिसेस के लिए, एंड उनके बिल्डिंग्स के लिए, उनके कैंपस के लिए, इन सब के लिए. ठीक है. तो जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे, किसी बिल्डिंग, कोई आईटी फील्ड के, आईटी कंपनी के बिल्डिंग में, या अपार्टमेंट बोल दो. ठीक है. अपार्टमेंट्स, अगर अपार्टमेंट्स कवर अप करा उन्होंने, अपार्टमेंट में उन्होंने वो किया है, तो वो हो गया. उनका कैंपस जो होता है उसमें. ठीक है. वो हो सकता है. एंड जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं, जितने भी फिजिकल एसेट्स हैं, चाहे वो सर्वर हो गया, चाहे वो आपका स्विच हो गया, हब हो गया, कुछ भी, लाइक सर्वर है, स्विच है, तो इनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, इनको भी एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है कि सर्वर तक कौन पहुंच सकता है, सर्वर तक कौन जा सकता है. अदरवाइज फिर मिस्टर रोबोट वाली बात हो जाएगी कि कि पहुंचे और सर्वर को हैक कर लिया, मतलब पहुंचे सर्वर को इन्फेक्ट कर दिया
और फिर उसके बाद बैंड बजा रहे हो उसकी। तो वैसा भी होना चाहिए कि जो हार्डवेयर प्रॉपर्टी है उसकी भी हमें सिक्योरिटी देखनी है, ठीक है, क्योंकि वो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी मच क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दूसरा जो हमारा लॉजिकल है, इसमें तो हमारा सिंपली आ जाता है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हो गया, वो वही जो सर्वर की बात कर रहे हैं वो नेटवर्क्स में आ गया हमारा। एंड उसके बाद आपकी फाइल्स की बात कर लेते हैं, फाइल्स में आ गई जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हो गया, डेटा हो गया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल में, और बाकी फिजिकल चीज़ें फिजिकल में आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अब एक्सेस कंट्रोल जो होते हैं गाइस, इसके अलग अलग बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। पहले लिखिए, everyone write, an application might support various user roles। एप्लीकेशंस यूजर रोल्स दे देती हैं यूजर्स के लिए। यूजर्स के ऊपर कैसे एक्सेस कंट्रोल लगेगा? यूजर रोल्स प्रोवाइड करके। लाइक हर यूजर का एक रोल होगा और वो यूजर रोल उस यूजर को जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको, उस सिस्टम को, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यूजर रोल्स, वेरियस an application might support various user roles, each involving different combinations of specific privileges, each involving different combinations of privileges, ठीक है। privileges मतलब हर यूजर का कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज होगा, ईच इन्वॉल्विंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस। हर यूजर का एक स्पेसिफिक प्रिविलेज होगा, उसी प्रिविलेज में काम करेगा। जैसे कि कोई यूजर है, अगर ये रूट है या एडमिन है, तो इसको ऑल जितने भी परमिशन है वो सारे होंगे सिस्टम पे, वो कुछ भी कर सकता है, वट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि अगर कोई यूज़र एक स्टैंडर्ड यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, तो वो स्टैंडर्ड टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई यूज़र गेस्ट यूज़र है, तो उसके पास बहुत लिस्ट ऑथोरिटी होगी एंड वो काफ़ी कम प्रिविलेज के साथ उस सिस्टम पे कनेक्ट करके काम कर सकता है या सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल के अंदर आती हैं, और एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही इन सब चीज़ों की जो हमें ज़रूरत काम जो होती है वो होती है कि हाँ, किस यूज़र को कितने रोल दिया जाए, किस तरह से उसको एक्सेस करने का सिस्टम के रिसोर्सेज को उसको प्रिविलेज दिया जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाती है गाइस, इसमें इशू क्या आता है, कब आता है बग्स की, कि जो डेवलपर्स होते हैं, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, जो एक वेब एप्लीकेशन को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, इनके साथ हमेशा दिक्कत हो जाती है कि ये कभी कभी गलत सोच लेते हैं, गलत, लाइक यूजर के रोल्स को लेके, यूजर कैसे वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा, किस रोल के साथ करना चाहिए, क्या उसके पास रोल होना चाहिए, क्या क्या प्रिविलेज होना चाहिए, इसका थोड़ा गलत इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। एंड गलत इंप्लीमेंटेशन के कारण क्या होता है कि कई बार वो एक्सेस कंट्रोल चेक्स करते ही नहीं है। कई सारे पॉइंट्स पे कई वेब एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल चेक्स नहीं होते हैं। एक्सेस कंट्रोल चेक्स का मतलब क्या होता है कि आपका वेब एप्लीकेशन जो है वो वल्नरेबल है, एंड कोई भी एक नॉर्मल यूजर अगर उसको ये पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका फायदा उठा के उस वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लेट सपोज कोई एक यूजर है, इसकी यूजर आईडी लेट सपोज 504 है, ठीक है, इसकी यूजर आईडी। अब ये 50 यूजर आईडी वाला, ये मान लो कि ये गेस्ट यूजर है, गेस्ट यूजर, हालांकि 504 नहीं होता, 50 आई थिंक 1 होता है शायद, पर जो भी है, मान लो 504 गेस्ट यूजर है, मान लो कोई ऐसा यूजर है लिस्ट प्रिविलेज के साथ है, ठीक है। तो जब ये लिस्ट प्रिविलेज के साथ होगा भैया ये यूजर, और अगर ये रूट का काम कर पा रहा है, लेट्स सपोज रूट का काम जो कि सिर्फ रूट यूजर को ही करना चाहिए, रूट यूजर को ही वो एक्सेस होना चाहिए, अगर ये कर पा रहा है, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल चेक्स नहीं हो रहे हैं। एंड जब एक्सेस कंट्रोल चेक्स नहीं हो रहे हैं तो यूजर इसका पूरा फायदा उठा के एंड एक तरह से एज एन एडमिन, एज अ रूट कुछ भी कर सकता है, सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है,
कुछ भी कोई भी सिस्टम रिसोर्स को एक्सेस करके किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये डेवलपर्स के ऊपर भी, डेवलपर्स की रॉन्ग हैंडलिंग्स के कारण भी एक्सेस कंट्रोल जो है बाईपास किए जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल अगर चेक नहीं हो रहा है तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नाउ एक्सेस कंट्रोल्स में लॉजिकल कंट्रोल जो है, लॉजिकल कंट्रोल के जो मैंने बात की कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह के बारे में, जो भी है ये कंप्यूटर्स एंड उसके नेटवर्किंग एंड ये सब में यूज़ होते हैं। अब एक्सेस कंट्रोल के कुछ मॉडल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये मॉडल्स काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, उतना मॉडल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि इसको मतलब कि तुम बोलो कि जैसे कि एक मॉडल होता है, मैं एग्जांपल एक तुमको बता देता हूँ, जस्ट एग्जांपल, लाइक एक डीएसी होता है, डीएसी, ठीक है, जिसको डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। उसको तुम अब जो भी पढ़ो, डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है वो। अब इसमें क्या होता है, जो डेटा का ओनर है ना, वही डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कौन एक्सेस कर पाएगा। इस तरीके करके और भी मॉडल्स होते हैं, वो हमें उतनी ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एक्सेस कंट्रोल के बारे में जानकारी आपको चाहिए थी, जानकारी आपको मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम बाद में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पढ़ेंगे, हालांकि दोनों अलग अलग है, उसके अंदर वो हालांकि इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या होता है, वो थोड़ा सा सेट ऑफ रूल्स हो गया। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल जो हमने पढ़ा ना, उसके अंदर में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सेस कंट्रोल का तो सीधा मतलब हो गया कि हाँ भाई, किसको कितना कंट्रोल देना है, किसको कितना हमें यूज़र प्रिविलेज देना है, ये हो गया। बट अब किस तरीके से देना है, मतलब क्या क्या देना है, वो सब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और एंट्रीज के अंदर हम पढ़ेंगे लेटर ऑन सिस्टम हैकिंग में, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, इसको आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, दैट्स इट। कहानी यहाँ पे इसकी समाप्त हो जाती है, ओके। नाउ गाइस, यहाँ पे इसके कहानी के बाद जो दूसरी कहानी आती है, वो आती है कुछ इंटरेस्टिंग, जिसको कि हम अभी करने वाले हैं। एंड इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। एंड नाउ चलो, ओके। Now, anyone आप एक्सेप्ट फ्रॉम द लाइक बैच, लाइक प्रीवियस बैच को छोड़ दो, उनको अगर छोड़ दिया जाए, प्रीवियस बैचेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको छोड़ देना है। उनसे मैं नहीं पूछ रहा, जो इवन फ्रॉम दे आर फ्रॉम लाइक जो इन्होंने एमसीएच वगैरह किया, उनको भी मैं नहीं बोल रहा। बाकी जो अभी करेंट वाले जितने भी है, डिप्लोमा वाले, आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो आप वेबसाइट ओपन करते हो facebook.com, ठीक है, और वो सर्वर से जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इस बीच में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, किसी को पता है? हाँ जी, आशीष बताइए। हम्म। हाँ, चैट में मत बोलो, हाँ। हम्म। ठीक है, बोलो जील। बोलो। हम्म। 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 ठीक है, रवि कुमार। हाँ जी, रवि बताइए। हम्म। हम्म। ठीक है, और इसमें कहीं कुछ आईपी पोर्ट ये सब का कुछ जिक्र किसी ने नहीं किया। इन सब का कोई रोल, कोई कुछ बताएगा? नहीं, यश तुमसे नहीं पूछा, क्योंकि मैंने पहले बोला प्रीवियस बैच वाले से क्वेश्चन नहीं है ये। जो प्रीवियस एमसीएच बैच से हैं, उनसे उनको आंसर नहीं करना है।
हाँ बोलो बोलो रवि, क्या बोल रहे थे? आईपी पोर्ट का इसमें कोई रोल, सर्वर कनेक्शन जब हम करते हैं इसमें आईपी या पोर्ट इन सब का कुछ रोल? आईपी या पोर्ट, पोर्ट नंबर। नहीं मैं ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा वैसे तो कि कौन से पोर्ट नंबर पे कौन सा एस होगा या एस, वैसे स्पेसिफिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। ठीक है कोई बात नहीं है, स्पेसिफिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है कोई बात। चलो चलो ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर आपसे कर रहा हूँ, अब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप प्लीज़ देखिएगा इसको। स्क्रीन दिख रही है ना सबको यहाँ पर? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? ओके। चलो ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ठीक है हमने बना दिया क्लाइंट, और यहाँ पे हमने बना दिया सर्वर। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक का आपको सबको आइडिया है, वो तब होता है जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गई और मतलब उसी को बोलते हैं, और फिर डेटा आदान प्रदान हमारा चालू हो गया, थ्री वे हैंडशेक हो गया, है ना? ठीक है, अब गाइस जब जब कोई भी क्लाइंट जब कोई भी क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ये तो बस रिक्वेस्ट कर देता है। बस इस रिक्वेस्ट करने के बीच में, रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट करने के बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो चलती हैं, बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस विच इज़ रनिंग बिटवीन दीज टू। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट बेसिकली जो हम यूज़र हैं तो हम क्लाइंट हैं, हम इसको एज अ क्लाइंट ब्राउज़र को भी बोल रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट जब करते हैं हम तो हम एक डोमेन नेम पे करते हैं, लाइक fb.com, हम एक डोमेन पे करते हैं। बट डोमेन से जब हम करते हैं तो एक्चुअली में पता ही नहीं है हमारे बेसिकली हमारे ब्राउज़र भैया को या हमारे सर्वर भैया को, सर्वर हो ब्राउज़र हो कोई भी हो, कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स को नहीं पता कि ये डोमेन क्या होते हैं। कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डोमेन, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, उनको बाइनरी समझ में आता है, नंबर्स समझ में आता है, ये सब चीज़ें समझ में आती है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें होती है उसको बाइनरी में अपना करके समझ लेते हैं। तो नंबर समझ में आता है, तो नंबर्स में समझने के लिए एक एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर बोल लो, डोमेन नेम सिस्टम भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर मानते हैं, डीएनएस। अब सबसे पहले ब्राउज़र का जो है वो डीएनएस से इंटरेक्शन होगा, ये बाद में, ये सब रिक्वेस्ट बाद में होगा। पहले डीएनएस से इंटरेक्शन होगा। क्यों इंटरेक्शन होगा? ब्राउज़र बोलेगा हमारा कि अरे भाई मेरे को क्लाइंट ने fb.com का कुछ दिया है, तुम बताओ ना इसको कहाँ भेजें, fb.com कौन है, हु इज दिस fb.com? तो डीएनएस बोलता है टेंशन मत लो, इसलिए बोला था पढ़ लिया करो कि facebook.com है, इसलिए डीएनएस जो है वो ब्राउज़र को बोलेगा कि, इसलिए ABCD बोला था सीखने को, तो सीखा, तो ये ब्राउज़र बोलेगा कि मैं तो कभी नहीं सीखूंगा ABCD, मैं जो जानता हूँ बस उतना ही मैं खुश हूँ, मैं जैसा जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ, मैं जैसा था वैसा था, वही वाला बात है। ठीक है, तो अब ब्राउज़र बोल रहा है देखो भाई ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ उसका कुछ सॉल्यूशन है, तो डीएनएस बोलता है सॉल्यूशन क्या, मैं तो खुद ही सॉल्यूशन हूँ, मैं यही काम तो करता हूँ, मेरा काम ही यही है। तो डीएनएस जो है वो अपने कैश सर्वर में पहले तो इस facebook.com की आईपी एड्रेस को चेक करेगा, बट उसके पहले भी क्या होता है,
उसके पहले भी ब्राउजर डीएनएस के पास तब जाता है, ये सेकंड स्टेप है डीएनएस के पास जाने का। फर्स्ट स्टेप में ब्राउजर चेक ऑन्स कैश सर्वर, कैश मेमोरी, सर्वर में बोल, कैश मेमोरी। पहले स्टेप में क्लाइंट खुद का यानी ब्राउजर खुद का कैश मेमोरी चेक करता है कि अगर उसमें डिटेल तो नहीं है कोई, उस वेबसाइट से रिलेटेड, हमारे facebook.com से रिलेटेड कोई डिटेल तो नहीं है। अगर उसको उसकी डिटेल मिल जाती है दिन तो कोई बात नहीं, तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा। बेसिकली डिटेल मिल गई, हो गया, बात खत्म। अगर डिटेल नहीं मिलती है लेट्स सपोज, तो ये डीएनएस के पास जाता है, बोलता है, डीएनएस का दरवाजा खटखटाता है। तो डीएनएस का भी एक डीएनएस कैश होता है जिसमें ये ऑलरेडी विजिटेड वेबसाइट्स के डिटेल्स यानी कि उनका डोमेन और उनसे रिलेटेड आईपी एड्रेस का एक लेखा जोखा रखता है। अब मुझे ये बताओ आप में से कि ये जो जा रहा है fb.com रिक्वेस्ट लेके डीएनएस के पास, लेट्स सपोज, ठीक है, तो जा रहा है, मान लो, तो जा रहा है तो उसको आईपी एड्रेस चाहिए, क्योंकि आईपी एड्रेस समझ में आता है क्लाइंट को या फिर सर्वर को, किसी को भी, किसी कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेस समझ में आता है, तो उसको आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप में से, एक्सेप्ट फॉर द प्रीवियस बैचेस, कि हम किसी भी सर्विस को किसके थ्रू यूज करते हैं। किसी भी सर्विस से हम किसी सर्वर पे इंटरेक्ट जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं इंटरेक्शन, मतलब हम घुसते कैसे हैं उसके अंदर, बोलो मोहित। ठीक है, मतलब हम आईपी के थ्रू, बेसिकली हम किसी सर्वर के अंदर घुस जाते हैं, यही ना। ठीक है, झील बोलो। पोर्ट के थ्रू। तो हाँ, आईपी एड्रेस के थ्रू कैसे घुसते हैं मशीन में, मुझे तो पता ही नहीं था एक्चुअली में। आईपी एड्रेस के थ्रू मशीन में कैसे घुसते हैं? बिना पोर्ट का। हम्म या तो मनसा, आईपी के थ्रू तो हम वहां तक पहुंचते हैं, उस सर्वर तक, उस सर्वर का एड्रेस है वो। पोर्ट के थ्रू हम उसके अंदर घुसते हैं अगर हमें अलाउ किया जा रहा है तो। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ उसको। इफ वी आर अलाउड बाय द सर्वर देन वी एंटर द पोर्ट। ठीक है, एंटर द सर्विस। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ जी, देखो इसको ऐसे बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। ये जो तरीका है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि ये सर्वर है, तो ये जो है हमारा मान लो ये यूज़र है, ठीक है, ये सर्वर है हमारा, और ये जो है ये रास्ता है। ये क्या है हमारा? ये रास्ता है। अरे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ये हमारा वे है, रास्ता, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर के पास ना, यहाँ पे एक गेट है, मान लो दिस इज अ गेट, ठीक है। एंड इस गेट के सामने ही, गेट के पास ही, यहाँ पे ये कौन है गेट के पास? ये गेट कीपर है, गेट कीपर, जिसको कि आप सिक्योरिटी या सिक्योरिटी गार्ड जो बोलते हैं वो बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। ये गेट है, ये रास्ता है, ये गेट कीपर है, ये सर्वर है हमारा, ये हमारा यूज़र है, ठीक है। इमेज देख लिया, चलो अच्छी बात है। अब आप में से बताइए, कोई बताना चाहेगा, हैंड रेज कीजिएगा कि ये गेट कीपर कौन है। गेट कीपर मैं किसको नोटिफाई कर रहा हूँ यहाँ गेट कीपर के तौर पे? बताइए रवि कुमार। अच्छा, माइक।
एक सेकंड, माइक का मैंने परमिशन देता। हाँ रवि बोलिए। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, फायरवॉल है, अच्छा। अच्छा विवेक दास, वो जो गेट है वो क्या है? गेट 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 की मैं बात कर रहा हूँ, गेट क्या है? ठीक है, पोर्ट है यार, सही है, पोर्ट है, गेट हमारा पोर्ट है, सिंपल, यही तो मैं समझा रहा हूँ। ये जो गेट है, इसको हम कंप्यूटर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो दिस गेट कैन बी सेड एज पोर्ट। ये गेटकीपर फायरवॉल हो जाएगा आपका, गेटकीपर फायरवॉल हो जाएगा। ये जो रास्ता है ये आईपी एड्रेस हो जाएगा, आईपी एड्रेस, समझ में आ गया? एंड जो यूजर है इसको अटैकर बोल लो, हैकर बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, या जेन्युइन यूजर ही बोल लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में अब आ गया क्या होता है एक्चुअली में, सीन क्या होता है कि आईपी एड्रेस इस सर्वर का रास्ता बताती है। ये जो सर्वर है इसका रास्ता, जिस ये 32 बिट का नंबर है एक, ठीक है, जिसको कि बेसिकली हम कुछ इस तरह से इस फॉर्म में कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस है। अब जब भी कोई आईपी एड्रेस होगी वो वो बाई पोर्ट नंबर फॉलोड होगी, एक पोर्ट नंबर भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है। बिना पोर्ट नंबर के आईपी होता ही नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आप जब भी आपसे कोई पूछे तो बिना बिना पोर्ट नंबर के देर शुड बी नो आईपी। क्यों बिना पोर्ट नंबर का आईपी क्यों नहीं हो सकता है? इसका इसका कोई रीजन बताएगा? बिना पोर्ट नंबर का आईपी क्यों नहीं हो सकता? एनीवन आंसरिंग? अच्छा, बताइए जील। बट मेरा क्वेश्चन था, रितेश बताइए, बिना पोर्ट के आईपी क्यों नहीं हो सकता? रितेश, रितेश बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको यही नहीं पता रहेगा कि कौन से सिस्टम में जाना है, कौन से सिस्टम में एंटर करना है, कौन से सिस्टम। जैसे ये तो पता है कि कौन से सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कैसे अंदर जाना है, मतलब किस किस सर्विस के लिए जाना है। अब जैसे HTTP पोर्ट है, HTTP सर्विस है, ठीक है, HTTP 80 पोर्ट पे काम करता है। तो इससे वेब, मान लो ये वेब सर्वर है, 80 पोर्ट पे काम कर रहा है वेब सर्वर, तो इससे हम सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं, बट वो रिक्वेस्ट जाएगा किसके थ्रू होके? तो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू होके जाएगा। हम ये घर तो पहुंच गए, हम सर्वर तक पहुंच रहे हैं इस रास्ते से, आईपी एड्रेस से, बट ये गेट में घुसेंगे तभी तो सर्वर तक पहुंचेंगे, और यही तो गेट है पोर्ट। इसलिए तो पोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पोर्ट ऑलवेज कम्स विथ आईपी एड्रेस, पोर्ट ऑलवेज कम्स विथ आईपी एड्रेस, ये दिमाग में आपको रखना है। बिना आईपी एड्रेस का पोर्ट नहीं होगा, बिना पोर्ट का आईपी एड्रेस नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो आईपी होगा तो पोर्ट भी वहां पे होगा। तो यही मेथड, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है इसको बेसिकली थोड़ा इजीली समझाने का, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ये मेरा अपना तरीका है। तो इससे आपका ये क्लियर हो गया होगा कि एक आईपी है, एक पोर्ट है, एक फायरवॉल है, तीन चीज़ें आपकी क्लियर है, जिसको कि हम लेटर ऑन यूज़ करने वाले हैं, कुछ टाइम बाद से समझेंगे तो थोड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब गाइस, जब भी हम वेन एवर, इसको मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। क्योंकि हमें इस फिगर की ज़रूरत है अभी। टू 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 टू। वाह, मज़ा आता है इसका, है ना। चलो, तो जब भी क्लाइंट फेसबुक.com से रिक्वेस्ट करेगा ना,
तो बेसिकली कैसे वो रिक्वेस्ट करेगा, वो facebook.com जब उसको बेसिकली जब आईपी मिल जाती है बेसिकली, या अगर वो डोमेन पे भी कर रहा है तो एक पोर्ट के साथ करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर facebook.com किया है तो वो करेगा facebook.com:443, ठीक है। इस पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि HTTPS वाली जो पोर्ट है उस पर रिक्वेस्ट करेगा। तो वो पोर्ट जो स्टैंडर्ड जो हमारी ये सब पोर्ट्स हैं, जैसे कि HTTP हो गया, HTTPS हो गया, ये पोर्ट्स बेसिकली दिखती नहीं, आपको दिखेंगी नहीं, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक कोई तुम सर्विस पोर्ट यूज ना करो, जैसे कि FTP हो गया, टेलनेट हो गया, SMTP हो गया, तो वहाँ पे उसको मेंशन करना होता है आपको ब्राउजर में। बट ये जो है वो स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं, इनको ज़रूरत नहीं है दिखने की, ये डायरेक्टली कंसीडर कर लिए जाते हैं और पोर्ट्स का यूज़ होता है। तो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो किसी भी वेबसाइट को, चाहे google.com हो, तो google.com के बाद पोर्ट नंबर भी होता है 443:443 होता है, वो दिखता नहीं है आपको, होता ज़रूर, ठीक है। चलिए, अब ये तो कहानी थी, ये तो सिंपल सी स्टोरी थी यहाँ तक की। दूसरी अब स्टोरी अब यहाँ से आगे बढ़ती है, एंड दूसरी जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो क्या होगा कि ब्राउज़र अपना कैश चेक किया, ठीक है, मिल गया तो ठीक है, आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। नहीं मिला तो DNS कैश के पास गया, DNS को अगर अपने DNS कैश में मिल जाता है इंफॉर्मेशन इस facebook.com की IP, तो फिर वो वहाँ से उठा के दे देगा। बट अगर उसको लेट सपोज ये इंफॉर्मेशन जो भी है, लेट सपोज इसके DNS कैश में भी नहीं मिलता है, उस केस में ये DNS ट्री को फॉलो करेगा। DNS की जो वर्किंग है वहाँ पे आती है, DNS का हायरार्की जो है वहाँ पे फॉलो होता है, DNS हायरार्की फॉलो होता है कि अब जो है वो एक्चुअल में जो डोमेन नेम सिस्टम है वो फॉलो होना शुरू हो जाता है। कैसे कैसे इसको, अब यहाँ पे जब यहाँ पे DNS कैश में नहीं मिलता है इसको, इसका रिजल्ट, तो अब DNS सर्वर जो है ये काम पे लग जाती है। ठीक है। अब काम पे कैसे लगती है, क्या करती है, कैसे मतलब किस तरह से काम पे लगती है। तो सबसे पहले जो हमारा ये DNS सर्वर जो कि जो ये हमारा लोकल DNS सर्वर होता है, ये हमारे क्लाइंट साइड स्टोर्ड होता है, क्लाइंट साइड ही हमारा लोकेटेड होता है, क्लाइंट साइड ही हमारा ये DNS सर्वर होता है। ये हो गया DNS सर्वर, ठीक है। तो अब जैसे DNS कैश में नहीं मिला, तो मान लो DNS का मतलब क्या होता है, DNS सिंपल से क्या हो गया ना, DNS को तुम ऐसे मान लो कि DNS जो है ना बहुत इसको पॉपुलरली जाना जाता है कि इंटरनेट का फोन बुक है, ये फोन बुक है या येलो पेज है, ऐसे बोलो, इंटरनेट का फोन बुक है ये DNS। now इंटरनेट का फोन बुक का मतलब है, जैसे फोन बुक में कैसे होता है, नेम है नितेश और उससे रिलेटेड नंबर, उसका नंबर दिया होता है ना। तो नंबर तो सब कोई याद नहीं कर सकता ना, यू कांट मेमोराइज द नंबर एज इजली एज यू मेमोराइज द अल्फाबेट्स। आपको अल्फाबेट्स जितनी इजली याद हो जाती है, मेमोराइज हो जाती हैं, वैसे सॉरी, वैसे आपको नंबर्स मेमोराइज नहीं होंगे। वैसे ही सेम केस में हमारे सर्वर्स जो हैं भैया, हमारे जो ब्राउजर्स हैं, जो कंप्यूटर्स है, उनको IP एड्रेस ज़्यादा इजली जो है समझ में आती है देन द अल्फाबेट्स। तो वो क्या करते हैं, अल्फाबेट्स को IP में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स ज़्यादा नहीं समझ में आते, यानी ज़्यादा याद नहीं रहते, हमें अल्फाबेट्स याद रहते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करके हमने इस नंबर को नितेश नाम से सेव कर लिया, अब नितेश याद है। बट कंप्यूटर्स के केस में उसको इससे नितेश से मतलब नहीं, उसको नंबर से मतलब है, तो नितेश को नंबर में चेंज करना चाहेगा और उसके लिए वो DNS का यूज करता है। सिंपल सी चीज है। अब DNS को अगर नहीं मिलता है, DNS कैश तक में उसकी डिटेल्स, यानी DNS कैश या DNS क्या होता है कि मैपिंग एक मैपिंग एंटिटी या मैपिंग फोन बुक होता है जो IP एड्रेस को डोमेन पे मैप करता है। यानी कि facebook.com का IP एड्रेस क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, इसको फाइंड करने की भी इसके पास ही अथॉरिटी है। google.com को google.com की IP क्या होगी, इसको फाइंड करने की अथॉरिटी भी DNS सर्वर के पास ही है। तो ये सब DNS का काम है। बट अब DNS आगे कैसे वो नॉलेज, कैसे वो IP को निकालता है, इतना आसान है क्या निकालना, नहीं। तो DNS सबसे पहले, अब यहाँ पे हायरार्की फॉलो होने वाली है। अब यहाँ पे जो है मेन जो फंडा है हमारा वो आने वाला है, ठीक है। मेन जो हमारा फंडा है, तो मेन फंडे में क्या होता है, जो हमारी DNS है बेसिकली वो क्या करती है, रिजॉल्वर के पास जाती है।
डीएनएस जो है वो हमारा रिजॉल्वर के पास जाता है। नाउ गाइस, डीएनएस रिजॉल्वर के पास तो गया, यश देयर, यश रिजॉल्वर क्या होते हैं? ठीक है, विवेक दास बताइए रिजॉल्वर क्या क्या होते हैं? ठीक है, झील बोलो। झील, हाँ बोलो ये। ओके, शिवम बोलो रिजॉल्वर क्या होता है, कौन होता है, क्या होता है रिजॉल्वर? हाँ हाँ हाँ, बोलो। मतलब कौन कौन होता है रिजॉल्वर? डीएनएस होता है ना, यही ना? ठीक है, एनीवन एल्स हु वांट टू आंसर इट? रवि कुमार, कौन होता है रिजॉल्वर? ठीक है, ठीक है, आप लोग म्यूट, माइक म्यूट कीजिए। सबसे पहली बात तो यही, ये सब चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं बताता हूँ। मैक्सिमम लोगों का नहीं क्लियर होता है। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आपको कि डीएनएस सर्वर क्लाइंट साइड सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड होती है, डीएनएस सर्वर क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगर होता है। तो क्लाइंट के पास हमारा डीएनएस है, डीएनएस सर्वर है, ठीक है। अब ये डीएनएस सर्वर का काम होता है कि ये डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करे। कन्वर्ट करने का मतलब कन्वर्ट नहीं करता, मतलब उस डोमेन का आईपी फाइंड करके लाए, उसको उस डोमेन का आईपी देना है। कन्वर्ट नहीं करता है, आईपी को फाइंड करता है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। तो अब इसके पास खुद तो है नहीं, तो अब ये डीएनएस हायरार्की फॉलो करता है। ये अपना जो हायरार्की है, जो जो स्टेप्स हैं आईपी को फाइंड करने का, वो उसके उसमें पहला स्टेप होता है कि ये रिजॉल्वर के पास जाता है। रिजॉल्वर जो होता है गाइज, ये आपका आईएसपी होता है, याद रखिएगा ये चीज। ये क्लाइंट और ये खुद ये सब नहीं होता कुछ भी। रिजॉल्वर आपका आईएसपी होता है, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सॉरी, वो होता है, ठीक है। तो दिमाग में एकदम से रखना है इसको। अब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जरूरी नहीं है उनके पास आपके डोमेन का आईपी हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आईएसपी के पास उस डोमेन का पर्टिकुलर, अभी तो मैं फेसबुक की बात कर रहा हूं, बट मैं जनरली किसी भी डोमेन की बात कर रहा हूं, उसके पास उसकी आईपी हो ही हो। तो अगर रिजॉल्वर के पास यानी आईएसपी के पास आपकी आईपी एड्रेस नहीं होती है, तो अब जो है ये रिक्वेस्ट जाती है, जो रिजॉल्वर है वो रिक्वेस्ट भेज देता है किसको? आपके रूट नेम सर्वर को। रूट नेम सर्वर, या फिर इसको रूट सर्वर बोलो, रूट सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजता है, रूट सर्वर, ठीक है, या रूट नेम सर्वर बोलो, कुछ भी बोलो। अब ये रूट नेम सर्वर्स जो हैं, यानी रूट सर्वर्स जो हैं, ये दुनिया में अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। आई थिंक टोटल आज के टाइम में मेरे ख्याल से 20 के ऊपर होने चाहिए, टोटल 20 के ऊपर होने चाहिए मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, बट देख लेते हैं एक बार। टोटल रूट नेम
servers involved. Right now there are over 600 different DNS root servers distributed across the populated continent on. ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 600 से भी ज़्यादा है करेंटली मैं बहुत पीछे का नंबर आपको बता रहा था 600, इसलिए मैं कंफर्म हुआ कि 600 से भी ज़्यादा टोटल रूट नेम सर्वर्स हैं दुनिया में। अब इसका मतलब क्या हुआ ना, इन रूट सर्वर का आप क्या काम है देखते जाओ, टोटल 600 प्लस, सोचो 600 से ज़्यादा है। नाउ गाइज, अब ये जो रूट नेम सर्वर्स हैं, अगर इनके पास आईपी मिल जाती है, वो दुनिया में 600 से ज़्यादा है, इनके पास अगर आईपी का वो कलेक्शन है, इनके पास पता है कि हाँ फेसबुक डोमेन का ये आईपी है, तो ये रिजॉल्वर को दे देंगे, रिजॉल्वर डीएनएस को दे देगा, डीएनएस हमारा अपने डीएनएस कैश में स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, और ये फिर ब्राउजर को दे देगा, ब्राउजर अपने ब्राउजर कैश में स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, और फिर हमारे पास वो जो ब्राउजर को जैसे ही वो आईपी मिलेगी, ब्राउजर उस आईपी और उस पर्टिकुलर पोर्ट पे इस सर्वर से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, या रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर लेट सपोज हमारे रूट सर्वर को भी बाई चांस मतलब मान लो नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है, तो फिर रूट सर्वर अब भेजता है टीएलडी सर्वर्स के पास, या टीएलडी नेम सर्वर्स बोल लो या सर्वर्स बोल लो, वट एवर यू वांट, इसको भी रूट नेम सर्वर्स भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, टीएलडी नेम सर्वर्स के पास, ठीक है। अब गाइस ये टीएलडी नेम सर्वर जो हैं, जब इनके पास रिक्वेस्ट आती है, तो ये खोजने शुरू कर देते हैं, ये सर्च करना शुरू कर देते हैं, एंड ये टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं, याद रखिएगा, टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स। एंड टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स के पास जनरली आपके पास जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है, बट ये क्या काम करते हैं, जब ये टीएलडी के पास आता है, ठीक है, तो टीएलडी नेम सर्वर्स जो हैं, जितने भी नेम सर्वर्स है जो उस डोमेन के हैं, वो नेम सर्वर रिटर्न कर देता है, जिसको कि हम ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके पास है तब तो ये भेज देगा रूट नेम सर्वर को, यहाँ पे रूट भेज देगा इसको ऐसे, फिर से वो प्रोसेस चलेगा। बट अगर नहीं है तो ये क्या कर देते हैं, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स का नाम बता देते हैं कि ये ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स है। जैसे जनरली हम 2 या 4 नेम सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ns.bluehost.in इस तरह से करके, या फिर फेसबुक का भी अगर आप देखोगे ऐसे ही कुछ ns.facebook.com ऐसे कुछ, या फिर मार्क मॉनिटर पहले था वो हो गया, कुछ भी इस तरह से 2 या 4 नेम सर्वर्स को हम जनरली अपने डीएनएस एंट्रीज में कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, ठीक है। अपनी जो डीएनएस एंट्रीज होती है, हमारी जो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारा, उसमें हम एंटर करके रखते हैं, तो ये ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स है। और ये ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स के पास 110% डिटेल्स होती है, क्योंकि यही है इस पूरे हायरार्की के सबसे लास्ट वाले एंटिटी, सबसे लास्ट वाले, इसके बाद कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ पे नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। एंड ये जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स होते हैं, ये बेसिकली बोले तो आपके ये होस्टिंग वाले होते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो आपके होस्टिंग जो प्रोवाइडर्स जिससे आपने होस्टिंग ले रखी है वही होते हैं। अब होस्टिंग जिससे ले रखी है, जो आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, जहाँ से बेसिकली जो आपने वेबसाइट होस्ट की है, ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स, यानी कि अगर फेसबुक है तो फेसबुक को जो होस्ट कर रहा है, मान लो वो बात है यहाँ पे, तो मान लो फेसबुक का हम पता कर रहे हैं, तो फेसबुक को जो होस्ट कर रहा है उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अगर फेसबुक को जो होस्ट कर रहा है उसी को नहीं पता फेसबुक की आईपी, तो फिर किसको पता होगी दुनिया में, किसी को नहीं पता होगी, सीधी सी बात है। तो ये लास्ट स्टेप होता है, लास्ट एंटिटी होता है इस पूरे हायरार्की का। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर जो क्या करती है फिर उस केस में जो आईपी एड्रेस है बेसिकली इस facebook.com का, ये जो है आईपी एड्रेस जो है उस facebook.com, वो निकाल के दे देती है कि भैया ये हमारा, ये जो है यही है हमारी आईपी एड्रेस, एंड प्लीज़ आप इसको लेके आगे बढ़ते जाइए, बस बात खत्म। अब ये ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर जब आईपी दे देती है तो ये जाता है फिर टीएलडी के पास, टीएलडी मतलब टीएलडी को बेसिकली टीएलडी इससे ले, क्योंकि टीएलडी ही इससे लेता है ना, टीएलडी ही इससे लेता है, ठीक है, तो टीएलडी ही इससे रिक्वेस्ट किया था तो टीएलडी को मिल जाता है, टीएलडी से रिक्वेस्ट किया रहता है रूट सर्वर ने, इसको मिल जाता है, रूट सर्वर से रिक्वेस्ट रिजॉल्वर ने किया रहता है, और फिर रिजॉल्वर को मिल जाता है, यानी आपके आईएसपी को, आईएसपी फिर डीएनएस को भेज देती है,
और डीएनएस का जो काम है बेसिकली, इसका काम था कैसे भी लेना, तो डीएनएस फिर उसी को वहीं अपना कन्वर्ट करती है और डोमेन को आईपी में और अपने डीएनएस कैश में उसकी एक डीएनएस कैश टेबल जो है वो बना देती है। डीएनएस कैश टेबल कुछ इस तरह से आपको लगेगा, डीएनएस कैश टेबल बन जाता है, जिसमें कि एक कैश टेबल बन जाता है इस तरह से, जहां पे बेसिकली एक डोमेन होती है और एक आईपी होती है। जैसे ही पता चला डोमेन facebook.com का आईपी, तो यहाँ पे आईपी जो है ये स्टोर कर लिया, ताकि फर्दर फ्यूचर में अगर ब्राउजर मेरे पास आता है फिर से facebook.com की आईपी के लिए, तो मुझे ये सारे प्रोसेस नहीं करने, बहुत ही फास्ट एंड क्विक मैं इसको अपने डीएनएस कैश से उठा के आईपी दे दूंगा, बात खत्म। और जब ये उठा के डाल दे, ये ले लेता है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने ब्राउजर जो है ये भी अपनी कैश मेमोरी में डाल देता है, अनटिल अनलेस कि इसकी कैश मेमोरी को डिलीट कर दी जाए। समझ में आए? एंड इस वजह से गाइज आप सबको पता होगा, आप सबको उसका भी आंसर मिलेगा कि आपने भैया जी कभी डीएनएस फ्लश नाम का चीज सुना है? डीएनएस फ्लश किया कमांड प्रॉम्प्ट में? डीएनएस, अरे होस्ट फाइल क्या होता है यार? होस्ट फाइल इज अ डिफरेंट थिंग। होस्ट फाइल में कंट्रोल करते हैं हम, वो डीएनएस हम उसको नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है? वो कंट्रोल कर सकते हैं हम उसके थ्रू, बहुत सारी चीजें एडिशन कर सकते हैं। आपने डीएनएस फ्लश नहीं सुना है क्या? डीएनएस फ्लश किया नहीं है क्या? फ्लश डीएनएस करके कमांड प्रॉम्प्ट में आता है ना? हाँ बिल्कुल, कमांड भी तो भेज दिया उसने, शशांक ने कमांड भी भेज दिया, आईपी कॉन्फिग उसका स्लैश फ्लश डीएनएस। हाँ, इसका इसका मतलब यही होता है इसका मतलब यही होता है भैया कि आपने डीएनएस की जो कैश है उसको फ्लैश कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब है अब जो वो टेबल है वो फ्रेश बनेगी, पूरा डीएनएस क्वेरी होगा, पूरा डीएनएस ट्री फॉलो होगा, एंड उसके बाद फिर से वो टेबल बनेगा। एंड इस वजह से कहा जाता है कि अगर कोई वेबसाइट आपकी लोड नहीं हो रही है, लोड नहीं हो रही है का मतलब क्या है ना, कोई एरर, मतलब चेंजेस लोड नहीं हो रहे हैं किसी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट में। जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे, मान लो लेट सपोज आपने अपनी वेबसाइट पे कोई चेंज किया, सेव चेंज किया, और वो हो ही नहीं रहा, वो चेंज वैसे पहले वाला ही चेंज दिखा रहा है, नया चेंज कुछ शो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको बोला जाता है डीएनएस फ्लश कीजिए ना। डीएनएस फ्लश करने से वो पूरा का पूरा फिर से वापस से रिक्वेस्ट जाती है, सारा कुछ वापस से आता है, और पूरा एकदम जो है वो जो भी चेंजेस है वो चेंजेस आके और वो चेंजेस जो है उस पर दिख जाते हैं, ठीक है? हेलो।
आई थिंक वी आर बैक। सही है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मुझे मेरी आप सबको? ओके, नेटवर्क मेरा गायब हो गया था, मतलब ये बताओ यार, मतलब ये तो मतलब अभी तो सही था, मतलब जियो में ये क्या आता जाता है क्या? ये कभी कभी ऐसा होता है क्या? जियो जियो फाइबर में नेटवर्क आता जाता भी है क्या कभी कभी ऐसे? अचानक ऑटोमेटिकली गया फिर ऑटोमेटिकली आ गया, ये क्या नाटक है यार? GTPL फाइबर में भी होता है। आयुष, तुम जियो फाइबर है तुम्हारा? राउटर तो नया लगा है यार, तो हैंग कैसे? हैंग कैसे? मेरे मेरे तो जियो के साथ कभी कभी बना ही नहीं। अच्छा, यस सर, मेरे साथ भी होता है आनंद। कंप्लेन करो। बारिश में तो सर 2-2 दिन जाता। अच्छा, जियो फाइबर, अच्छा। जियो फाइबर ये मेरा यार, और राउटर जियो वाले का ही है, जियो वालों ने ही राउटर लगा रखा है। एक्साइटेड, ठीक है, देखते हैं। वो तो कोई इशू नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे साइड एयरटेल का अभी तक आया नहीं है। एयरटेल का अगर आ जाएगा तो मैं वैसे भी एयरटेल यूज़ करूँगा, जियो को वैसे भी हटवा दूंगा। तो एयरटेल हमारे साइड अभी आया नहीं है, 1 महीना और लगेगा। तो 1 महीने के बाद उसको फिर देखते हैं। फिर जियो जियो फाई की इधर ऐसी तैसी हो जाएगी फिर उसको। हालांकि सही है, बट पता नहीं क्या हो रहा है। खैर कोई इशू नहीं है। चलो, वेयर वी वेयर यार, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। चलो एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन सबको अब दिख रही होगी ना? चलो। हाँ हाँ जी। तो हम कहाँ पे थे? डीएनएस के वर्किंग पे थे। तो जब उसको आईपी मिल गई मान लो, तो यहाँ पे आया डीएनएस कैश टेबल में आईपी। यहाँ पे आईपी और डोमेन जो है वो मैप कर ली गई, यहाँ पे बता दिया गया आईपी और वो। और यहाँ पे अब यहीं से काम हमारा हो जाएगा। और जैसे ही मिल जाती है हमारे पास, इसको आईपी मिल जाती है ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र उसी आईपी एंड पोर्ट पे बेसिकली कनेक्ट कर देता है। जो रिक्वेस्ट है उसको लेके जाता है एंड फिर उससे रिक्वेस्ट लेके आ जाता है। जो भी रिस्पॉन्स है उसको रिस्पॉन्स लेके उससे आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम कवर अप, ये पूरा सिस्टम जो है फॉलो अप होता है इन डीएनएस हायरार्की। ठीक है, डीएनएस हायरार्की में यही पूरा सिस्टम हमारा चल रहा होता है। अब देखो गाइस, ये तो डीएनएस हायरार्की है। डीएनएस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, बट उसके पहले मैंने जो एक चीज़ शुरू की थी उसमें दो पोर्ट की बात, उस पोर्ट में कुछ चीज़ रह गई थी। ठीक है, पोर्ट में कुछ चीज़ रह गई थी, पहले उसको क्लियर कर देते एक बार। पोर्ट में मैंने आपको पोर्ट के बारे में तो बता दिया कि पोर्ट ये वो दिस दैट यू, बट पोर्ट के कुछ स्टेट्स, कुछ इसके टाइप्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की थी। तो उसको पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इस पर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो भी पोर्ट्स मैंने बात की थी, जो पोर्ट्स एक वो होता है, एक बेसिकली पोर्ट्स जो होते हैं, सो हर एक यूनिक जो पोर्ट होता है, जो भी एक यूनिक पोर्ट होता है, उस पे एक सर्विस रन हो रही होती है। पोर्ट्स रन्स द सर्विसेज। ठीक है, पोर्ट्स रन्स द सर्विसेज। कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, टोटल 65,536 पोर्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो, अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो, जीरो को अगर तुम नहीं मानते हो, एक्सक्लूड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं 65,535। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। अब जीरो का मतलब क्या? जीरो एक रिजर्व पोर्ट है, इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब भी होता है कि आप कोई एक वर्किंग, एक सुटेबल पोर्ट खोजो। तो जीरो इज जस्ट नथिंग, जीरो एक रिजर्व पोर्ट है, उसका यूज नहीं किया जाता। बाकी 1 से लेके आपका जो पोर्ट नंबर है 65,535 पोर्ट्स टोटल, इतने पोर्ट्स हमारे सिस्टम में, इतने टीसीपी पोर्ट्स होते हैं और इतने यूडीपी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, टीसीपी पोर्ट्स भी 65,535 होते हैं, यूडीपी पोर्ट्स भी 65,535 यूडीपी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इन पोर्ट्स में बेसिकली जनरली जब हम स्कैनिंग करते हैं, जब हम स्कैनिंग चैप्टर करेंगे तो उसमें और भी थोड़ा जाएंगे अंदर। स्कैनिंग जब हम करते हैं, तो स्कैनिंग में हम बेसिकली, जब हम डोमेन को स्कैन कर रहे होते हैं, किसी वेबसाइट को, किसी डोमेन को, तो हम स्पेशली पोर्ट्स के लिए स्कैन कर रहे होते हैं कि कोई पोर्ट ओपन तो नहीं है। क्योंकि पोर्ट क्या है? पोर्ट एक रास्ता है। व्हाट इज पोर्ट? पोर्ट इज अ वे, इज अ वे, एक रास्ता है घुसने का। ठीक है,
यानी कि किसी सिस्टम में, किसी कंप्यूटर में, किसी सर्वर में अगर आपको घुसना है तो पोर्ट का यूज करना है। तो अगर कोई पोर्ट ओपन मिलता है किसी वेबसाइट पे, किसी सर्वर पे, इसका मतलब हम उसमें घुस सकते हैं। बट क्या इतना आसान है? क्या इज इट सो मच इजी कि किसी भी पोर्ट में किसी सिस्टम, तब तो कोई भी अटैकर आएगा किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को आराम से हैक कर लेगा। ठीक है, पोर्ट को देखेगा, जहां भी खुला हो पोर्ट वहां उसको हैक कर लेगा। बट ऐसा होता नहीं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दिस। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंसेप्ट हैं। सबसे पहले पोर्ट के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 स्टेट्स होते हैं पोर्ट के। ठीक है, पहला एक जो होता है वो होता है ओपन स्टेट होता है पोर्ट का। दूसरा जो होता है क्लोज होता है। ये 3 मेजर स्टेट्स हैं। और तीसरा जो होता है फिल्टर्ड। अब इसी में ओपन फिल्टर्ड, क्लोज फिल्टर ये सब लगा दीजिए, वो अलग बात है, वो हाफ फिल्टर। तो अब ओपन पोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई वेबसाइट को स्कैन कर रहे हो पोर्ट्स के लिए, लेट्स सपोज यू आर स्कैनिंग वेबसाइट्स फॉर चेकिंग कि कोई पोर्ट ओपन है या नहीं है, उसके लिए आप चेक कर रहे हो। तो अगर ओपन है पोर्ट, इसका मतलब है कि वो वेबसाइट जो है एक्सेप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो रेडी टू कम्युनिकेट है, आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्लोज पोर्ट का मतलब है नॉट एक्सेप्टिंग द कम्युनिकेशन, बंद है। ठीक है। एंड फिल्टर्ड का मतलब है कि ए पोर्ट विथ फायरवॉल, मतलब यहाँ पे कोई फायरवॉल रूल्स लगे हैं, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से ये फिल्टर्ड आ रहा है। यानी पोर्ट तो है, वर्किंग है, क्लोज भी नहीं है, बट यहाँ पे फायरवॉल्स लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, एंड वो आपके रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है या आपके फील्ड रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दे रहा है। ठीक है, ये 3 इसके स्टेट्स होते हैं पोर्ट्स के। अब पोर्ट को जब आप स्कैन करते हो बेसिकली, तो उसमें बहुत तरह के अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं, जिसको कि हम स्कैनिंग वाला जब हम चैप्टर करेंगे, स्कैनिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम उसको देखेंगे। ठीक है, इश्यूज के बारे में तो ध्यान रखिएगा, स्कैनिंग के चैप्टर में हम ये सब चीजें करेंगे। बट अब जनरली जो हैकर्स होते हैं गाइस, जो हैकर्स होते हैं वो जनरली शुरू के 1024 पोर्ट्स जो होते हैं, 1024 उसको टारगेट करते हैं। तो अब मतलब ऐसा क्यों भाई? 1024 पोर्ट्स को ही क्यों टारगेट करना? बाकी पोर्ट्स से क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी है बाकी पोर्ट्स से उनको? नहीं। जो शुरू के, देखो पोर्ट्स में 3 तरीके के पोर्ट्स बेसिकली होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए पहला जो होता है वो वेल नोन पोर्ट होता है, वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। दूसरा जो होता है वो रजिस्टर्ड पोर्ट होता है, एंड जो तीसरा जो होता है वो डायनेमिक पोर्ट होता है। ठीक है, वेल नोन, रजिस्टर्ड एंड डायनेमिक। नाउ वेल नोन पोर्ट्स में हम 0 से लेके 1023 तक के पोर्ट्स को रखते हैं। ये वेल नोन पोर्ट्स है, 0 से लेके 1023 तक। ओके, इसको जनरली हम माना जाता है। उसी तरीके से जब रजिस्टर्ड पोर्ट की बात करें तो 1024 से लेके 49151 तक हम इसको मानते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसके आगे से 49152 से लेके रिमेनिंग जो आपका है 65,536, क्योंकि हमने 0 से काउंट किया है। अगर आप 0 से करते हो तो 1023 तक ही वेल नोन पोर्ट्स है। 0 को अगर हटा दोगे तो यही रिमूविंग 0 यही 1024 हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ जो है वहाँ 1025 से आपको काउंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जनरली हम इसको 0 से ही काउंट करेंगे, क्योंकि पोर्ट नंबर एक्चुअली 0 से होता है। तो एक्चुअल अगर देखा जाए, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, एक्चुअल जो होता है वो 0 से ही शुरू होता है पोर्ट नंबर। 0 इज अ रिजर्व पोर्ट नंबर। हाँ, 0 कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, फिर तो हम 0 को काउंट भी नहीं करते, बट एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे लास्ट में 65,000, ये जो लास्ट है डायनेमिक पोर्ट यही होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पोर्ट्स की क्लासिफिकेशन हो गई। पोर्ट एक 16 बिट नंबर है, ये भी ध्यान रखिएगा। 16 बिट, जैसे आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस का आधा, आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, यानी कि 4 बाइट्स का होता है बेसिकली। 32 आईपी एड्रेस में जो होता है वो 32 बिट्स के होते हैं। अब ये बिट बाइट जिसको ज़्यादा क्लियर है वो
समझना। हालांकि आपके नेटवर्किंग में इसका आईपी और पोर्ट का डिस्कशन होगा, नेटवर्किंग में आपको सब कुछ आईपी वगैरह के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 32 बिट का मतलब 4 बाइट हो जाता है, ये बिट बाइट कन्वर्जन जो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वही काम हो जाता है यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर इसको कौन प्रोवाइड करता है, पोर्ट नंबर कौन असाइन करता है, मतलब कौन प्रोवाइड कौन करता है, विच हु प्रोवाइड्स द पोर्ट नंबर, किसी को आइडिया है पोर्ट नंबर कौन प्रोवाइड करता है? एनीवन? चलो बताओ, आशीष। राउटर या सिस्टम है, ठीक है। रवि कुमार। हम्म हम्म, ठीक है। झील, कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। चलो ओके। पोर्ट नंबर जो होता है किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सर्विस का जो पोर्ट नंबर होता है, ये बताया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है कर्नल के द्वारा, कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के द्वारा पोर्ट नंबर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके लिए कर्नल हमारा जो है वही बताता है, इसको डिफाइन करता है, मतलब प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसके लिए वो यूटिलाइज होता है, दैट्स इट। तो प्री डिफाइंड, जैसे कि क्योंकि अब पोर्ट्स तो प्री डिफाइंड है ना, बट प्रोवाइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम को किया जाता है वो पोर्ट। पोर्ट्स आर प्री डिफाइंड, जैसे कि अगर टेलनेट पोर्ट है तो वो 23 प्री डिफाइंड है, बट उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन बताएगा, वो कर्नल बताता है, ठीक है भैया। कर्नल जो है वही बताता है कि हाँ इस पोर्ट नंबर को यूज करना है आपको या यूज नहीं करना है, फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें। कोई कॉन्फ़िग फाइल नहीं होती है, वो नहीं होता है, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, कोई सिस्टम एडमिन नहीं होता है, कुछ नहीं। कर्नल जो है, कर्नल ही सब कुछ है हमारा। हालांकि प्रोटेक्शन रिंग में हम देखेंगे कर्नल के बारे में, कर्नल की पावर वगैरह को, तो वही हमारा सब कुछ करता है, ठीक है। नाउ अब ये पोर्ट नंबर्स की बात करें तो कुछ फेमस, कुछ टिपिकल, कुछ वेल नोन पोर्ट्स हैं जो जनरली अटैकर्स जिसको कि सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, वो 1023 तक के जो पोर्ट नंबर्स हैं। एक सेकेंड, हेलो। सौरभ गांधी का कॉल था, चलो ठीक है। तो कुछ वेल नोन पोर्ट्स जो हैं उनको अटैकर्स ज़्यादातर टारगेट करते हैं, क्योंकि वेल नोन पोर्ट्स पे ही मैक्सिमम जो हमारी कॉमन सर्विसेज हैं वो चल रही होती हैं, ध्यान रखिएगा। वेल नोन पोर्ट्स पे हमारी मैक्सिमम सर्विसेज चल रही होती है। एंड इसलिए जैसे कि आपका टेलनेट है, आपका टेलनेट है 23 पोर्ट, 23 नंबर पोर्ट होता है। एफ हो गया आपका 20 या 21, 20 एंड 21 पोर्ट हो गया। फिर से वैसे ही एस होता है 25 पे, एस आपका हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका गाइज आपने जो अभी पढ़ा था DNS, इसका भी एक पोर्ट नंबर होता है, दैट इज 53। हर एक सर्विस एक पोर्ट नंबर पर रन करती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। HTTP का तो आपको पता ही है, 80 80 80 80 80 443, ये सारी HTTP के पोर्ट्स हैं। 8000 भी होता है, तो ये सारे HTTP के पोर्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे करके हर एक सर्विस की अपनी पोर्ट नंबर है। नाउ एक टाइम पे एक पोर्ट पे कोई एक ही सर्विस रन हो सकती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक टाइम पे एक पोर्ट पे कोई एक ही सर्विस, अब एक पोर्ट जैसे 23 है तो उस पर टेलनेट और FTP दोनों नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं चलेगा। एक ही इंसान उसको, एक ही सर्विस उसको यूज कर सकता है, तो हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पोर्ट्स की कहानी, मतलब ये पोर्ट्स की कहानी, ये पोर्ट्स वगैरह क्या, IP की थोड़ी बहुत कहानी, DNS की वर्किंग का स्टार्टअप, DNS का वर्किंग स्टार्टअप वो हो गया, वो हमने किया, और एक्सेस कंट्रोल किया, ये सारी चीज़ें अभी हमने करी। तो बेसिकली हमारा अगर देखा जाए, व्हाट आई वांट टू से हियर, लेट्स सी। तो धीरे धीरे वी आर इन द फेज ऑफ कंप्लीशन, इन द फेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ लाइक प्री हैकिंग फेज।
ये अभी तक ये सब फालतू, मतलब फालतू नहीं है ये, मतलब यार फालतू मत बोलना, मैं बोलता हूँ फालतू, आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्री हैकिंग वाली चीज़ें अभी गई है, साइड में गई है थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें और हैं अभी फ़िलहाल। डीएनएस पे अभी तो डीएनएस हमने स्टार्ट किया है, डीएनएस को भी कंटिन्यू करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट सेशन, लाइक फॉर द इवनिंग सेशन। तो इवनिंग सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे फिलहाल के लिए, एंड अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। बट एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अभी तक, आज सुबह, कल सुबह और कल शाम के सेशन में जो भी हुआ, जो भी, ठीक है, जो भी, अरे वो तो अपाचे की वर्किंग, अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यार। तुम अपाचे सर्वर जो क्रिएट करते हो झील, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अपाचे सर्वर की स्पेसिफिक फाइल है। लेकिन अपाचे सर्वर में वो पोर्ट नंबर 80 जो यूज हो रहा है, उसको भी बताने वाला कर्नल है। कर्नल ही बताएगा कि हाँ यूज कर ले भाई, तू कोई दिक्कत नहीं, यूज करो, क्योंकि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है वो। HTTP सर्वर तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है 80 पे, अपाचे बस उसको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यूज कर रहा है, बस बात खत्म। अपाचे से, अपाचे को और कोई, दैट 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 अपाचे सर्वर इज जस्ट, दैट अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज जस्ट मेंशनिंग एंड द बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशंस, कि किस तरीके से वो उसको यूटिलाइज करेगा। इन्फॉर्मेशन कर्नल ही हमारा देगा, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कर्नल ही देगा। तो उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है कर्नल के इन्फॉर्मेशन और इस चीज में। कर्नल पोर्ट का वो नहीं होता, कर्नल बस इंफॉर्मेशन देता है। कर्नल पोर्ट को डिफाइन नहीं करता है कि ये पोर्ट कौन सा काम करेगा, कौन सी सर्विस देगा, वो तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है भैया, समझ में आया, ये प्री डिफाइंड है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मोहित पूछ रहे हैं, सर मैंने बहुत बार देखा है जो हमारा एफटीपी होता है वो डिफ़ॉल्ट 21 पे होता है, पर बहुत जगह वो 21 पे क्लोज कर देते हैं और किसी और पोर्ट पे ओपन होता है। किसी और पे नहीं होगा, 20 पे होगा, 20 और 21 पे होता है, ठीक है। 20 पे मतलब 20 पे, या तो 20 पे होगा या तो 21 पे होगा। किसी और पोर्ट पे अगर आपने मुझे अगर वो चीज़ किया देखा है किसी और पोर्ट पे, तो वो ज़्यादातर आप ये पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, लाइक टू फॉरवर्ड एक वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट बेसिकली 2 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पोर्ट्स में 20 जो पोर्ट होते हैं वो डेटा पोर्ट जिसका कहलाता है, और 21 जो पोर्ट होता है वो कमांड पोर्ट कहलाता है। दैट्स इट, ये होता है डेटा एंड कमांड पोर्ट, इसलिए 20 और 21 होता है। हाँ, तो 20-21 में से नहीं था तो पोर्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है यार, पोर्ट को फॉरवर्ड किया है। अब तुम एफटीपी पोर्ट को कहीं पे भी फॉरवर्ड कर दो, सिंपल सी चीज़ है, पोर्ट फॉरवर्ड हो गए ना, पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आयुष पाठक, अपाचे पोर्ट 80 चाहता है लेकिन उसको प्रोवाइड कर्नल करेगा बिल्कुल, अगर कर्नल किसी और को दे चुका होगा तो अपाचे स्टार्ट ही नहीं होगा बिल्कुल। ये एरर हमने कहीं ना कहीं, हाँ ये एरर बेसिकली जब आप लोग, ये आयुष जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, आप लोग पढ़ लेना वो जो बोला उसने झील को, कि ये जब जैम्प वगैरह इंस्टॉल करते होगे तो देखते होगे, जैम्प अगर किसी ने जैम्प वैम्प वगैरह इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम पे, तो आपको ये इशू आया होगा कि कई बार अपाचे सर्वर स्टार्ट ही नहीं होता है ना, तो अपाचे सर्वर लिख देता है कि दिस पोर्ट इज बिंग यूज्ड ऑलरेडी यूज्ड बाय सम अदर सर्विसेज। तो वहां पे वो जो चीजें हैं ना वो कर्नल ही डिफाइन करता है, मतलब कर्नल ही बता रहा, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कर्नल ने क्या किया ना, उस पोर्ट को किसी और को दे दिया, मान लो बोल रहा कि अरे ये तो पोर्ट ऐसे ही बैठा हुआ है, अपाचे यूज कर रहा है, बट उस पोर्ट को कर्नल ने किसी और VMware को दे दिया, मान लो VMware की सर्विस यूज हो रही है वहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब VMware को कर्नल दे दिया, तो अब कर्नल ने तो VMware को दे दिया, और अपाचे की हिम्मत नहीं है कि वो कर्नल से बात कर ले। अपाचे कैन नॉट टॉक टू कर्नल, उसकी उतनी औकात नहीं है अपाचे की कि वो कर्नल से जाके और अपाचे सर्वर जाके बोले कि चल पोर्ट मेरे को यूज करने मेरे को दे। वो बोल देगा चल वक्त मेरे पास सारा पूरा राइट मेरे पास है, तुम ऐसे मांग रहे, तुम रिक्वेस्ट करो, गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो तब दूंगा। तो अपाचे बोलता है जी मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना देता हूँ सर, और एंड जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दूंगा तो प्लीज़ आप जब वहाँ पे कोई यूज़र, आप ही का यूज़र चेंज करेगा ना मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, तो दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है दे तो दूंगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, बट पहले जो दूसरा यूज़ कर रहा है उसको बंद करो तभी दूंगा। तो अगर हमने उसको यूज़ करना, हमने अगर VMware की सर्विस बंद कर दी मान लो वो वाली जो पोर्ट 80 को यूज़ कर रहा है, तब तो अपाचे पोर्ट 80 पे ही चल जाएगा, हो गया। बट अगर नहीं, VMware बोलता है, मान लो लेट सपोज, सब बोलेगा नहीं, मान लो VMware बोलता है, अगर लेट सपोज VMware बोलता है कि भैया हम तो पोर्ट नहीं देंगे आपको,
क्या कर लीजिएगा, हम तो यूज़ कर रहे हैं। तो अपाचे बोलता है अरे यार कोई बात नहीं ठीक है। तो अपाचे बोलता है कर्नल जी नहीं दे रहे हैं, आप यूज़र ने हमारा दूसरा पोर्ट यूज़ करने के लिए बोला है, 81 पोर्ट, 81 को ही कर लो। तो ठीक है 81 को कर लो, 80 को कर लो, ठीक है 80 को कर लो, किसी पे भी कर लो, कोई भी सर्विस चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 80 81 की चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर चला दिया, तो उस पर चलने लगा वो इस तरीके से। वो बस एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। आई होप कि आपको समझ में आ गई, ये समझ में आ गया ना, ये जो पोर्ट का भी इशू था जील या बाकी जिनका भी था, मतलब समझ में आया ना। ठीक है, चलो हो गया, क्लियर हो गया। चलो ओके भाई, चलते हैं। थैंक यू। ये कौन है? आशीष पाटिल, थैंक यू वेरी मच सर, इतना बढ़िया कोर्स बनाने के लिए और इतने कम प्राइस में देने के लिए। प्राइस तो कम नहीं थी यार ये प्राइस कम तुम बोल रहे हो, मेरे को तो प्राइस कम नहीं लगी। मेरे को 20,000 खुद मेरे को ज़्यादा लगता है, तो प्राइस कम नहीं लगता। 20,000 कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये शायद अभी आपको इसलिए नहीं पता होगा कि मे बी यू बिलोंग टू अ लाइक नॉट अ मिडिल क्लास फैमिली या कुछ भी। बट 20,000 कंटेंट के अकॉर्डिंग कम है, मैं मान सकता हूँ, बट 20,000 इज़ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो वो छोड़ दो। अगर आप इवन आप करोड़पति भी फैमिली से बिलोंग करते हो, कितने भी लाखों रुपए कमाते हो, स्टिल 20,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। हाँ, कंटेंट के अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो कि कंटेंट के अकॉर्डिंग 20,000 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर दिस कोर्स। मैं तो ये हमेशा से मैं भी बोलता हूँ, बट 20,000 कम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो भैया टाटा बाय बाय अभी सबको, और करते हैं, और मिलते हैं शाम को। ठीक है, शाम को आइएगा सब कुछ रिवाइज करके थोड़ा, ठीक है, ताकि मज़ा आएगा। चलो।